बात कर रहे थे। अब चलिए एक बार शो में टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ राजेश पालविया है। राजेश, गुड आफ्टरनून। आज बाजार को देखकर लग रहा है कि थमेगी नहीं थमेगी, रुकावट करते करते सारा दिन प्रेशर में ही रहा। अब 16,900 का भी एक सपोर्ट जो था वो भी टूट गया। आप इमीडिएट सपोर्ट अब कहां देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। अक्रॉस द बोर्ड आज जिस तरीके से इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि ये अब नेक्स्ट जो मेजर लेवल है वो बनता है अब 200 दिन के मूविंग एवरेज पे निफ्टी में, जो कि आएगा करीब 16,790 के आसपास। तो हमें लगता है जिस तरीके से सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है, ये अब नेक्स्ट लेवल जो मेजर अब सपोर्ट का है वो 16,790 के आसपास है। वहां तक हमें लगता है मार्केट और फिसलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले आधे घंटे में जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखा है, तो ये लगता है कि यहाँ पे अब जो 16,900 और 17,000 के पुट राइटर्स थे, वो सारे जो पुट राइटिंग थी वो अब रिस्क पे आते हुए दिख रही है, और वहाँ पे एक अनवाइंडिंग का ट्रेड यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और जिसके चलते हमें लगता है निफ्टी में और प्रेशर माउंट होगा और 16,750 16,800 के आसपास तक ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, मैं अभी 2020 ऑनवर्ड्स के बिग फॉल्स देख रहा था इंडेक्स पे। हमने देखा है कि अगर आप वो बारिंग वन ऑफ जो बड़ी बड़ी फॉल्स जो कोविड की वजह से आई वो सब छोड़ दें तो एनीवेयर 7-8% से लेके 20% तक की फॉल्स तो आती रहती हैं मार्केट में हर एक आध साल 2 साल। और अभी यहाँ देख रहा था कि बैंक निफ्टी में तो हम काफी अच्छा गिर गए, 10% के ऊपर ऑलरेडी। इंडेक्स पे तो भी 7-8% ही आए हैं नीचे। आपको क्या लगता है कि गुंजाइश है भी 4-5% और की नीचे? गुड आफ्टरनून अजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो काफी लंबे अरसे के बाद 200 दिन के एवरेज के काफी नजदीक आ रहा है, तो हमें वहां पे बिल्कुल एक हलचल देखने मिलेगी। ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से 200 दिन के एवरेज को तोड़ देगा और फिर नीचे ही रहेगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। बट यस, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स में जो सेंटिमेंट्स है या तो जो न्यूज फ्लो वर्ल्ड मार्केट से जो है वो काफी अनसर्टन है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो बेरिश मार्केट से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है अनसर्टन मार्केट की, जहां पे न्यूज फ्लो जो होते हैं वो काफी हाईली अनसर्टन होते हैं कि, और उसी के बेसिस पे मार्केट में अप एंड डाउन होते रहता है। तो हमें लगता है कि 16,800 में, जैसे कि अभी राजेश जी ने भी बताया कि 16,780-800 के लेवल्स के करीब 200 दिन के एवरेज का सपोर्ट है। वहां पे हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट एक पॉज ले सकता है, बट इवेंचुअली अगर मार्केट के पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि शायद मार्केट एक बार 16,400 के लेवल्स को बिल्कुल रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट की जो ब्रेथ है वो काफी वीक हो चुकी है और काफी सारे सेक्टर्स एक साथ नीचे आ रहे हैं। आईटी भी नीचे है और अगर आप देखें तो फाइनेंशियल्स भी नीचे है। तो ये जो दो हेवी वेट्स हैं, इन दोनों में अगर बिकवाली अगर है तो हमें लगता है कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों में शायद एक बार 16,400 या 16,000 इनफैक्ट 200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। खैर, इस बीच आज मार्केट के अंदर गिरावट और ज्यादा होती अगर आज टीसीएस नहीं चलता या फिर टीसीएस थोड़े बहुत मार्केट की हेल्प नहीं करता। वजह बिल्कुल साफ है, वीकेंड में टीसीएस की रिकॉर्ड डेट आ गई है बायबैक की, जो कि 23 फरवरी तय कर दी गई है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा रिकॉर्ड डेट तो हो गई है, जरा हमको बायबैक का मैथ समझा दिया जाए कि अगर हमारे पास शेयर्स हैं तो कैसे कंपनी बायबैक करेगी, कितना डिफरेंस है, किस कैडर में होगा, कितना बेनिफिट हमको हो सकता है। ये सभी सवालों का जवाब देंगे मेरे सहयोगी सोमित आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताने वाले हैं। सोमित, जरा बताइए टीसीएस के बायबैक का गणित। अगर आप देखते हैं तो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के साथ टीसीएस ने 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक अनाउंस किया था और बायबैक का प्राइस था 4,500 रुपीज़, और अभी के प्राइस में अगर आप देखते हैं जो कि करीब 3,800 के आसपास चल रहा है, तो जो गेन्स होंगे वो करीब 18% के प्रीमियम पे है ये बायबैक का प्राइस। अब कंपनी करीब 4 करोड़ शेयर्स बायबैक करना चाहती है और उसमें से 15% जो है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि करीब 60 लाख शेयर्स होता है। अगर आप देखते हैं तो 15% जो कि 60 लाख शेयर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है बायबैक का, जो कि Feb 23 है, और इसका मतलब ये होता है कि Feb 21 लास्ट डेट रहेगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए शेयर्स खरीदने का, अगर वो बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो। अब रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं? पहले तो उन्हें 52 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे टीसीएस के, क्योंकि अगर वो 52 शेयर्स खरीदते हैं तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो 2 लाख के नीचे होगा और वो रिटेल शेयर होल्डर कहलाएंगे कंपनी में। अब जो गेन्स आ सकते हैं इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए वो एक्सेप्टेंस रेशियो पे डिपेंड करता है। अब अगर हम FY 21 का एनुअल
रिपोर्ट देखते हैं तो TCS में करीब 8.75 लाख शेयर होल्डर रिटेल शेयर होल्डर्स है और उनके पास करीब 2.2 करोड़ शेयर्स है कंपनी के। अब अगर आधे भी शेयर्स इसमें टेंडर किए जाते हैं बायबैक में, जो कि करीब 1.1 करोड़ है, तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो 54% होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ 60 लाख शेयर्स रिजर्व किया गया है रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। बट अगर हम पास्ट में देखते हैं तो हमेशा 100% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है जब रिटेल कोटा की अगर हम बात करें तो अगर एक शेयर होल्डर ने सारे 52 शेयर्स टेंडर कर दिए बायबैक में और एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 100% रहा तो एक इजी 18% का गेन कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर ये बायबैक में पार्टिसिपेट करके कर सकता है। और ये जो प्रॉफिट होंगे 18% का, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा किसी रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50% के आसपास होता है तो जो गेन्स होंगे वो 9% के आसपास होंगे। और ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि बाकी जो बचे हुए शेयर्स है वो रिटेल शेयर होल्डर कॉस्ट प्राइस में मार्केट में बेच देगा। ऐसे कि आप देख सकते हैं 100% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो रहा तो जो मुनाफा होगा वो करीब 18.4% का होगा। और जो पूरा टाइमलाइन है इस चीज़ का, ये करीब 3 महीना लग सकता है। तो कोई भी रिटेल शेयर होल्डर करीब 18% का गेन्स कर सकता है अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 100% रहा TCS के बायबैक में। बट उन्हें 52 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कंपनी के पहले। ये पूरी गणित आपको समझाते हुए, हालांकि सौमित ये भी बता रहे थे कि 21 तारीख तक आपके पास शेयर होने चाहिए, क्योंकि T+2 के हिसाब से 23 तारीख रिकॉर्ड डेट है। 21 तारीख तक शेयर खरीद लेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन 19 और 20 का सैटरडे संडे भी है, तो आपके लिए दिन थोड़े और कम हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज के मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मार्केट तो खैर आज गिर ही रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बाजार में इस गिरावट के बीच में क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ राजेश पालविया भी हैं और हमारे साथ सच्चिदानंद भी हैं। पहले राजेश आपकी कॉल्स ले लेते हैं। क्या होना चाहिए यहाँ? शॉर्ट के मौके ढूंढने चाहिए या फिर आपको लगता है कि कहीं रिवर्सल के साइन होंगे, बाउंस बैक कर सकता है, या फिर जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स है वहां पर आप पिक्स देना चाहेंगे? तो प्रियंका जी देखिए, शॉर्ट के ही आइडिया होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये एक सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है अक्रॉस द बोर्ड और सारे सेक्टर में जिस तरीके से ब्रेकडाउन देखने को मिले और लार्ज कैप स्टॉक्स में जिस तरीके से पेन देखने को मिल रहा है, हमें लगता है यहाँ से फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। पहला सेक्टर जो हमें यहाँ पे अब वीक लग रहा है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। उसमें हमें कोटक बैंक का स्ट्रक्चर जिस तरीके से आज ब्रेकडाउन हुआ है, हमें लगता है कोटक बैंक में और यहाँ से डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। 1720 तक की लोअर साइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो शॉर्ट किया जा सकता है। हालांकि पिछले 5-7 मिनट में स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखा है, तो थोड़ा भी अगर पुल बैक टुवर्ड्स 1765 1770 की तरफ आता है तो वहाँ शॉर्ट करें 1795 के स्टॉप लॉस से। टारगेट होंगे 1720 और 1710 तक के। दूसरा सेक्टर जो हमें यहाँ पे प्रेशर में दिख रहा है वो है सीमेंट स्पेस, और उसमें हमें ACC का जो आज के सेटअप में जिस तरीके से ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ACC को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। थोड़ा भी पुल बैक अगर मिलता है टुवर्ड्स 2170 की तरफ, वहां पे शॉर्ट किया जा सकता है 2210 के स्टॉप लॉस से। और डाउन साइड में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 2135 से 2100। देश की राय रहेगी यहाँ पर वो ACC की यहाँ पे वीक शॉर्ट करने की। ओके, ऑलराइट। तो पहली कॉल रहेगी ACC में सेल की। दूसरी कॉल क्या रहेगी राजेश? सॉरी, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक था, दोबारा बताएं। दूसरी सेल कॉल क्या होगी आपकी? जो दूसरी सेल कॉल रहेगी वो कोटक बैंक की रहेगी। और कोटक बैंक में हालांकि अभी पिछले 10 मिनट में काफी सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखा है, तो थोड़ा भी अगर पुल बैक आता है टुवर्ड्स 1770 1780 की तरफ, वहां पे शॉर्ट करें 1795 के स्टॉप लॉस से। और लोअर साइड के टारगेट होंगे 1720 से लेकर 1710 तक के। तो कोटक बैंक और ACC ये दोनों स्टॉक्स पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, दोनों मौके इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, सीमेंट पैक से बड़ी कंपनी ACC और बैंकिंग स्पेस से कोटक बैंक, वहां पर भी अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज लगती हैं राजेश को, जिनसे पैसा बन सकता है। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, गुड आफ्टरनून। आपकी क्या होगी ट्रेडिंग पिक्स यहाँ? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है उसमें नो डाउट की वीकनेस है, और जो वीक स्टॉक है हम उसी के ऊपर अगर थोड़ा सा और एक कोई सेल की अगर आइडिया लेते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। L&T फाइनेंस पे हमारी नजर है, और वहां पे हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है वो लगातार लोअर लोज बनाते जा रहा है। और पिछले जो 2 या 3 महीने के जो इसने लोज बना के रखे थे 70 रुपए के करीब के, उसी लेवल्स के काफी नजदीक आ चुका है। तो हमें लगता है कि यहाँ से अगर इसे शॉर्ट करके चलते हैं
विद स्टॉप लॉस एट 71.50, 71.5 के स्टॉप लॉस के साथ इसे शॉर्ट करके चले। और टारगेट्स यहाँ पे हम रख सकते हैं 66 रुपीज के। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर इसके अलावा अगर और किसी स्टॉक में अगर मार्केट में 200 दिन के एवरेज को छूने के बाद अगर कोई रिकवरी बनती है तो वहां पे हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है पिछले 2 या 3 दिन से। और इस बार भी अगर आप देखें तो इसने तकरीबन 2300 के करीब काफी अच्छा एक बेस बना लिया है। 2300 के स्टॉप लॉस के साथ 2340 में या 2330 के रेंज तक इसे बाय करके चले। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 2375 से लेकर 2400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनाएं और अगर करंट लेवल से अगर कुछ शॉर्ट करके चलना है तो L&T फाइनेंस को शॉर्ट करके चले। काफी इंटरेस्टिंग कॉल है और काफी अच्छी कॉल भी है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, काफी चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ से और गिरती है और ये बाय द वे 2750 से गिरता चला आ रहा है। तो ये बाइंग ऑन डिप्स की राय आती हुई श्रीकांत से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक कॉर्पोरेट वॉइस सुनवा देते हैं। विवेक चांद सहगल चेयरमैन है मदरसन ग्रुप के, उनके थर्ड क्वार्टर नंबर्स आए थे, मिक्स थे नंबर्स एक्चुअली, लेकिन आउटलुक पे काफी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। हमने उनसे बातचीत की थी हाल ही में, आइए उसकी कुछ स्लाइड्स आपको सुनवा देते हैं। देखिए साल से साल अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा हल्का सा डाउन है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 1 साल पहले का जो क्वार्टर था वो बहुत ही रोबस्ट हम लोग का टर्न अराउंड हुआ था। पर सिक्वेंशली अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग का क्वार्टर बेटर है। हम लोग की जो रेवेन्यूज है वो करीब करीब 14% ऊपर गई हैं और EBITDA भी ऊपर 1383 करोड़ तक पहुंच गया। आई थिंक सिवाय PKC की जो थोड़ा सा ट्रक्स के अंदर है, और ट्रक्स के अंदर में मार्केट में हेवी ट्रक्स जो अमेरिका और चाइना में है थोड़ा सा डाउन है, बट अदर देन दैट हर डिवीजन ने बहुत ही अच्छा काम किया। देखिए जो भी प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड में ही है और डिमांड बहुत ही रोबस्ट है, और कस्टमर को अगर एक भी कार या बस या ट्रक बनाना है तो वो पूरी जान लगा देते हैं उसके लिए। सो दैट इज वेरी गुड न्यूज, क्योंकि सप्लाई के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप भी जानते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि चिप्स की है, कुछ रॉ मटेरियल्स की है, कॉपर के अंदर में काफी प्रेशर आया, और ऑयल भी देखिए आप, ग्लोबली ऑयल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये सब चीजें जो है चैलेंज क्रिएट कर रही, बट हमारे कस्टमर्स को बधाई जो इसके बावजूद बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम सबको और अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो मदरसन सुमी की मैनेजमेंट अपने आप प्रतिक्रिया देते हुए नंबर्स के बाद उनका भी काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में है, जहाँ पर अभी थोड़ा तनाव सा चल ही रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा आज के दोनों टेक्निकल एनालिस्ट से एक व्यू पॉइंट और लेते हैं। थोड़ी देर पहले श्रीकांत कह रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है, मैं दूसरा एक बड़ा काउंटर जो कि लगातार टूट रहा है राजेश सर, वो आपसे पता करना चाहता हूँ, वो है HDFC और HDFC लाइफ। ऐसा लग रहा था कि LIC के IPO का जैसे DRHP दाखिल होगा तो उसकी वैल्यूएशन उसके पीयर कंपनीज को भी ऊपर उठा के ले आएगी। अभी हालांकि दाम नहीं आए हैं, सिर्फ DRHP ही दाखिल हुआ है, लेकिन क्या HDFC लाइफ और HDFC दोनों के अंदर कहीं बॉटम बनता हुआ दिखता है सर आपको? तो डिम्पी जी काफ़ी सरप्राइजिंग है HDFC लाइफ में, अगर हम जिस तरीके से इसमें सेटअप बना हुआ और कंटिन्यूसली ये स्टॉक को देखें तो हायर साइड से एक कंटिन्यूस सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर इसमें पिछले 5-6 महीनों से देखने को मिल रहा है। और आज की जो सेलिंग थी उसमें तो इसने अपना 600 रुपये का जो एक सपोर्ट एरिया था वो भी तोड़ के उसके नीचे अब ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से ये स्टॉक में एक वीकनेस यहाँ पे सस्टेन्ड वीकनेस बनी हुई है, हमें लगता है कि HDFC लाइफ में लोअर साइड पे जो अब नेक्स्ट लेवल है वो करीब बनता है 520 के आसपास, वहां तक भी ये सप्लाई कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हायर साइड पे जब तक ये स्टॉक अब 600-610 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी माइनर पुलबैक भी आएगा तो इसमें एक सप्लाई ही देखने को मिलेगा, और लोअर साइड में 520 इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमें लगता है, वहां तक ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। साथ में अगर हम एनालाइज करें HDFC लिमिटेड को, इसमें भी आज जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन हुआ, इसने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन जो कि इसके बने हुए थे करीब 2380 के आसपास, वो लेवल को आज ब्रीच करके उसके नीचे अब ये
ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अब ये यहाँ से अगर ये 2380 के लेवल के ऊपर वापस सस्टेन नहीं करेगा तो हमें लगता है कि इसमें भी यहाँ से प्रेशर और माउंट होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 2240 की तरफ भी नीचे ढकेलता हुआ दिख सकता है। तो दोनों ही स्टॉक का सेटअप काफी वीक होते हुए दिख रहा है और काफी समय से हम देख रहे हैं HDFC लाइफ, इवन HDFC AMC, सभी स्टॉक्स में कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर पिछले 4-5 महीने से देखने को मिल रही है। और जब भी मार्केट में इस तरीके की वीकनेस होती है तो हमें देखने को मिलता है कि HDFC समूह के स्टॉक्स में काफी बड़ा कट ड्यूरिंग द डे देखने को मिलता है। खैर, ये निराशा की बात तो खैर है ही लगातार कि HDFC लाइफ और HDFC दोनों ही एक ही ग्रुप की कंपनी है, लेकिन बहुत सीवियरली यहाँ पे टूट रही हैं। खैर, आगे बढ़ते एक छोटे से वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक से पहले हम आपको बता दें, हमने आज राजीव ठक्कर से बातचीत की थी, जो कि PPFS के म्यूचुअल फंड्स के CIO हैं। तो उनसे हमने मार्केट के रिगार्डिंग बात की थी, सेक्टर्स के रिगार्डिंग बात की थी। उनसे हमने इन्फ्लेशन के बारे में पूछा कि इन्फ्लेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक बार आप भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे थे। तो जो उतार चढ़ाव बाजार में दिख रहा है वो ग्लोबल मार्केट्स में भी चल रहा है और भारत में भी चल रहा है। इस बार जो फैक्टर्स जो असर कर रहे हैं बाजारों पर, वो विदेश में और भारत में एक समान है। एक फैक्टर तो ये है कि ब्याज दर कहाँ पर जाएंगे, जो महंगाई का दर है, इन्फ्लेशन रेट है, वो कहाँ पर जाएगा, ग्रोथ कितना आएगा और कोविड के बाद रिकवरी कैसी आएगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो सारे बाजारों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो हाई देखने को मिले थे हमें कुछ महीनों पहले, उससे गिरावट आई है विदेशी बाजारों में भी और भारत में भी। तो ऐसे कुछ खास अलग नहीं हो रहा है वहां पर। एक चीज जो हो रही है वो, जो कोविड के लॉकडाउन थे तब जो डिजिटल कंपनियां हैं या जो इंटरनेट की कंपनियां हैं, उनके कारोबार में बहुत ही ज्यादा तेजी आ गई थी। तो इसके मद्देनजर काफी बड़ा आया था इनके शेयर के दामों में। तो जो अल्फाबेट है, जो गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनियां काफी ऊपर तक गई थी। और अभी जब लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं और लोग फिर से बाहर जाने लगे हैं, तो इसमें थोड़ी गिरावट आई है हाई से। कोई भी कारोबार है तो उसकी वेबसाइट अगर ना हो, अगर मोबाइल ऐप ना हो तो चल जाता था, लोग ऑफिस में जाके, दुकान में जाके अपना काम कर लेते थे। कोविड आने के बाद ये बहुत जरूरी हो गया है कि हर बिजनेस अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश करे और अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो ये जो ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 2-3 वर्षों में, ये जारी रहेगा। जो कारोबार है आईटी कंपनियों का वो बढ़ रहा है, स्टाफ की डिमांड है, काफी नए इंजीनियर्स को वो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो वो जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। हुआ क्या है कि जो वैल्यूएशन है कुछ कंपनियों के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको देखते हुए कुछ स्टेबलाइजेशन आ सकता है या कुछ दाम नीचे आ सकते हैं ये जो मिड कैप आईटी कंपनी में। लार्ज कैप आईटी में इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है, तो वहां पर सिलेक्टिवली देख सकते हैं कुछ खरीदारी के। ब्रेक का एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट के अंदर क्या गिरावट तो तेज है और आप आज देख पा रहे हैं निफ्टी के ज्यादातर शेयर आज 2-3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी हम 16,900 के नीचे हैं। उम्मीद तो थी कि शायद 3 बजे के आसपास अगर मार्केट रिकवरी दिखाएगा तो 17,000 के ऊपर क्लोज करेगा, लेकिन अभी चांसेस तो कम है। 100 पॉइंट कम से कम और चाहिए होंगे 17,000 के ऊपर आके क्लोज करने के लिए। इस बीच हमने आज दिन भर कई मैनेजमेंट से बातचीत की, उनसे डिमांड सिनेरियो, उनसे उनके इंडस्ट्री का सिनेरियो की बातचीत की। शोभा की मैनेजमेंट थी आज, फोर्टिस हेल्थ केयर की मैनेजमेंट थी हमारे साथ। हमने अशोक लेलैंड के CFO से भी बातचीत की थी। क्या बातचीत हुई थी आप एक साथ ही सुन लीजिए। देखिए, कुछ इंटरप्शंस कोविड की वजह से जरूर हुए हैं इस साल के अंदर में, लेकिन जो तीसरी वेव थी उसका इम्पैक्ट काफी कम रहा। हालांकि वीकेंड्स एंड कर्फ्यूज की वजह से थोड़ा बहुत आवाजावी बोलिए, थोड़ा बहुत साइट विजिट्स बोलिए, उसमें एक इम्पैक्ट आया है।
बट जो एक स्ट्रक्चरल और अंडरलाइन जो डिमांड हम जो देख रहे हैं, ये हमारे हिसाब से पिछले 15-20 सालों के अंदर में क्वालिटेटिवली सबसे बेहतरीन है। हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम के अंदर में जो अफोर्डेबिलिटी है, इस टाइम के अंदर में जो आज सरकार ने जो रूल्स बना के, रेरा के जो रूल्स बना के जो एक कंफर्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया है, बैंकों को प्रोवाइड किया है, उस सब का जो एक मिला जुला नतीजा विद कोविड अभी जो है हाउसिंग रिक्वायरमेंट और जो डिमांड है उस पर उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में मेरा मानना है कि इस जो 22-23 में हम प्री कोविड के लेवल को आराम से पार कर लेंगे और उसके बाद जो है एक रियल एस्टेट रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर में अच्छे दिन आ गए हैं। इस तरह की हमारे मन के अंदर में जो है एक दृढ़ता है, एक विश्वास है और हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली उसको। हॉस्पिटल सेगमेंट में हमारे करीब 17% के करीब अभी एबिटा मार्जिन्स चल रहे हैं। उसमें हमें उम्मीद है कि उसको एक 20% से ज्यादा ले जाने की आवश्यकता है। डायग्नोस्टिक में हमारे मार्जिन्स इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन में पहले लो थे, पर अब वो बहुत उसमें सुधार आया है। नए मैनेजमेंट ने बहुत सी स्टेप्स लिए हैं जिनके कारण करीब 26% एबिटा देखने को मिला है थर्ड क्वार्टर में। तो वो हमें कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है और उसमें रेवेन्यू ग्रोथ करने हैं। ये हम लोगों का एक तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लान है और कुल मिला के कंसोलिडेटेड लेवल पे जो अभी 20% लेवल पे एबिटा पहुंचा है उसको उससे कंसिस्टेंटली बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए बहुत सी ग्रोथ मेजर्स हम लोगों ने प्लान किए हैं। कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी और कुछ हमने ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हॉस्पिटल में खास तौर पे किए हैं जिसमें कुछ बेड्स ऐड होंगे। कुल मिला के 1200 बेड हम 3 साल में ऐड करने वाले थे, उसमें से 200 ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं और करीब 150 से 150 ये अगले 2 क्वार्टर में ऐड हो जाने चाहिए। See, I think, the margins have been under a little bit of, pressure, but that is also because that's an industry phenomenon because steel prices have, shot up significantly. The second, has been that the price realizations could not be compensated for the level of steel price increases that have happened because of, multiple of factors. That's how the industry operates. All of this will start getting better once volumes start to ramp up. Now, the most important thing I would say for you to notice is that volumes have been slowly growing quarter on quarter from Q3 or Q4 of last year, Q3 of last year. So once, the specter of COVID actually is behind us, you are going to see a lot of pent-up demand, coming up in the coming quarters. The second most important for us is we've just launched our CNG vehicle. We were slightly delayed on that. We've got a further slew of CNG vehicles to come. Once that happens, you're going to see a share of business also going up. So overall, I am positive that once demand starts to kick in, you're going to see a margin improvement on 2 counts. One, steel prices are going to come off. Pricing is going to be better. And with larger volumes, we will also see operating leverage coming in. ये अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट बता रहे थे कि मार्जिन्स प्रेशर में आए हैं और यहां से उनको क्या विजिबिलिटी है, किस तरह ऑपरेटिंग लेवरेज किक ऑफ होगा। ये तो हो गई कंपनी की बात, लेकिन एक स्टेप बैक लेते हैं और बात करते हैं पूरे बाजार की। बहुत सारे दर्शक हमसे बात कर रहे हैं, ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं और ओवरऑल कई सारे जो 8-9 करोड़ टोटल डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं, 6-7 करोड़ नए ऐड हुए हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा तबका है जो लास्ट 2-3 साल में बाजार में आए हैं और उन्होंने जियोपॉलिटिकल टेंशन रिलेटेड मार्केट सेल ऑफ शायद ना देखा हो और वो कोशिश कर रहे हो कि ये जो एलिमेंट्स हैं जियोपॉलिटिकल की वजह से क्रूड ऑयल क्यों बढ़ता है, क्रूड ऑयल के बढ़ने से इंडिया को क्या दिक्कत होती है और इसलिए क्यों बाजार एक मेल्टडाउन फेज में है और आपको क्या करना चाहिए सबसे ज्यादा जब आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल, लेकिन क्या कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने आप का बिहेवियर। तो आपको क्या करना है ऐसे बाजार में, ये बात करने के लिए बाजार के सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजिस्ट हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं और वो है संजीव भसीन। संजीव जी देखिए, मैं आपको ये तो पुश नहीं करूंगा, कई बार कॉल आदमी बोलता है कि मुझे लगता है बॉटम हो गया, यहाँ से बाजार ऐसा हो जाएगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपकी जो तरीका है ना लोगों को हैंडल करने का, वो अक्सर लोगों को होप देता है।
तो इस समय आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, अपने फॉलोअर्स से, कि बाजार में जो हो रहा है उसको कैसे रीड करें और कैसे बिहेव करें? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो देखिए, दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट इन द रेल्म और हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मुझे 30-32 साल हो गए, मैंने देखा है जब भी जियो पॉलिटिकल रिस्क आती है, टिल द फर्स्ट बॉम्ब इज फायर्ड देयर इज अनसर्टेनिटी। एक बारी वो इवेंट हो जाए, और अभी तो बॉम्ब की बात ही नहीं हुई, अभी तो इट इज अ स्केयर एंड अ रूमर मॉन्गरिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। डिप्लोमेटिक टॉक्स आर ऑन, और मुझे लगता है दे विल बी अ सोल्यूशन इन द नेक्स्ट 48 आवर्स 100%। ए बी वी नो कि इसका केवियट क्या है, हाई ऑयल प्राइसेस, बॉन्ड यील्ड्स, लेकिन ये सब प्राइस इन है। इंडिया के लिए तो कोई ऐसा नेगेटिव है नहीं। एफआई सेलिंग हैज बीन कांस्टेंट, इनफैक्ट विड्रॉल ऑफ मनी, और वो भी अब मुझे लगता है फैग एंड पे आ गया है। तो मुझे लगता है जो हमारी अब दूसरी आप ये लेके चलिए अजय जी के ऑटोज कंजम्पशन में जो रीओपनिंग है, कोविड इज मोर और लेस हिस्ट्री, अब कोई बात ही नहीं कर रहा ओमिक्रॉन की। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि यूक्रेन की जो जीडीपी है वो बिहार जितनी जीडीपी है, जितनी बिहार की जीडीपी है, तो इसका कोई इफेक्ट इतना नहीं होना। यस, ऑयल गैस एंड नेचुरल रिस्क बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स, बट वी थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, इट वोंट लास्ट मोर देन 48 आवर्स। और इस कारण से जो सेल ऑफ है वो कंपल्सिव है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एन इवेंट। ये ऑलरेडी फियर फैक्टर इसमें प्राइस इन हो चुका है। तो आई वुड से मेक अ कंस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो, यू विल नॉट गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। राइट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर्स को और आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा संजीव। एक बहुत पुरानी सेइंग है मार्केट में, नेथन रॉथशाइल्ड ने ये बात बोली थी। रॉथशाइल्ड फैमिली वर्ल्ड की बिलियनियर फैमिली हुआ करती है, अभी भी काफी टॉप बिलियनियर्स में है। उन्होंने बोला था कि बाय व्हेन कैनन्स साउंड्स आर कमिंग एंड सेल व्हेन ट्रम्पेट्स आर, यू कैन हियर द ट्रम्पेट्स। तो अगर कैनन्स आ गई हैं तो इसका मतलब क्लियरली बाजार में बाय करने का टाइम आ गया है। तो कौन से एरियाज आपको अट्रैक्टिव लगते हैं संजीव? आपने तो बहुत एनालाइज किए हैं कंपनीज जहां पे अच्छी अर्निंग्स हैं, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अच्छी है और अच्छा ठीक ठाक सेल ऑफ हो गया है। अगर 1 साल प्लस के होराइजन से हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बेट लेना चाहें, हालांकि डिफिकल्ट है लेकिन फॉल तो खरीदनी पड़ेगी, तो कौन से वो नाम आपके मन में आते हैं? तो मैं 5-6 नाम दूंगा। देखो, इसमें सबसे ज्यादा एक्सेंट होएगा ऑन रियल इस्टेट, बिकॉज मुझे लगता है रियल इस्टेट एज अ ट्रेंड इज हियर। साथ में अगर ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है, सोने का भाव बढ़ता है, कोलैटरल आपकी जो वेल्थ वो क्रिएशन होती है। और रियल इस्टेट में जिस तरह से डिमांड और जिस तरह से बढ़िया दिग्गज कंपनीज गाइडेंस दे रही हैं, उनके दे आर गोइंग टू बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक। और जो आदमी सबसे ज्यादा टाउटेड था, ये अच्छे नेम लेने के लिए अब मौका है। अगर आप 2500 रुपए में गोदरेज ले रहे थे तो अब मौका है 1475 में टॉप पिक गोदरेज। दूसरा पिरामल एंटरप्राइजेस, 15 मिलियन स्क्वायर फीट है उसके पास बॉम्बे थाने में। द डीमर्जर ऑफ द फार्मा आर्म इज ऑलरेडी इन प्रोसेस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ DHFL will put them in a different sphere. Third would be DLF, unquestionably one of the largest players, और जिसका REITs are going to do extremely well in pan India and more so in north, particularly Gurgaon where commercial pace is picking up. चौथा होएगा मेरा फेवरेट बॉश, जो सेमीकंडक्टर की जो मार्केट वापस आएगी। यू विल सी द लाइक्स ऑफ जो बीटन डाउन नेम्स हैं और सीवी में बहुत स्ट्रेंथ आएगी एंड बॉश विल बी द बिगेस्ट गेनर। फिर आप लीजिए अजय जी, T1, T2, T3 सारा ऑपरेशनल हो गया GMR का। जितनी ब्लैक लेबल GMR में ड्यूटी फ्री बिकती होती, स्कॉटलैंड में नहीं बनती, और अब तो आप लोकल के लिए भी खोल रहे हैं। तो रीओपनिंग इज अ बिग ट्रेड। उनका एरो सिटी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। GMR वुड बी द 6th and 5th name, and 6th but not least would be HCL Tech, which is my favorite technology stock at this prices. The rupee will be to its advantage. ट्विटर पे एक मीम्स चल रहे हैं कि करण अर्जुन आएंगे, तो ऐसे बोल रहे हैं कि संजीव भसीन आएंगे टीवी पर, बाजार को ऊपर ले जाएंगे। अच्छा सर, आप आ ही गए हैं, आप ये बात कह भी रहे हैं कि सिर्फ 2 ही दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद तो वॉलेटिलिटी एंड भी हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी भी है। सर, ये फरवरी की आखिरी तक कितना हो जाएगा बाजार? क्योंकि आप जो बोलेंगे ना वो हो ही जाता है। पिछली बार भी आप बोल के गए थे, वो हो ही गया था। सर, ये तो मैं पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है ये अनिवार्य, ये जो था ये ओवरडन है। और ग्लोबली भी आपने देखा अब सब कुछ प्राइस्ड इन है। मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ा था, वो थे एवरीथिंग ऑफ द फेड फ्रॉम टेपरिंग टू रेट हाइक इज प्राइस्ड इन। अब जो आ गया तीसरा ऑयल का,
तो आपको पता है ऑयल का जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑयल और गैस का है दैट इज रशिया, और डिफेंस का है इज अमेरिका. सो दे विल नॉट लेट दिस एस्केलेट होपफुली एंड डिप्लोमेटिक सर्किट. तो मुझे लगता है वापस 17,700 से 18,000 के पास होनी चाहिए एक्सपायरी, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में तो आप वो लेवल देखोगे क्योंकि LIC का IPO आने वाला है. संजीव जी, आप इसे चलिए एक ऑस्पिशियस ओकेजन मान लेते हैं कि जब हम आपसे बात करते हैं उसके एक आध दिन बाद वाकई रिवर्सल शुरू हो जाता है बाजार में. एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि हमने देखा कि ये सेलिंग वहां से शुरू हुई जब FIs की बिकवाली शुरू हुई, FIs ने अपनी जिनमें होल्डिंग उनकी ज्यादा थी FIs की FPIs की, वहां से सेलिंग ज्यादा हुई और उन स्टॉक्स में अच्छी खासी आप देख रहे हैं कि ओनरशिप घट गई है. तो आपको लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के मौके ज्यादा होंगे, या फिर आपने अपने फेवरेट स्टॉक्स तो बताए, लेकिन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां बाउंस बैक पहले आएगा? नहीं, बाउंस बैक तो सबसे पहले बैंक्स में आएगा. PSU बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड, उन्होंने रिजल्ट्स भी देखे. कब आपने देखा स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैन बैंक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. मेटल्स आर टेलिंग यू अ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज उनके जो टाटा स्टील का जो नेट प्रॉफिट ईयरली होएगा 40,000 करोड़ का है, और अगर मार्केट कैप 1,30,000 की है तो 3.5 टाइम्स पे आपको मिल रहा है. तो मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ग्रोथ विल बी ऑल अक्रॉस आप FMCG, लेकिन रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी क्योंकि स्पेंडिंग पावर एंड री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोगों को बड़ी स्पेस जरूर चाहिए कोविड के बाद. एंड आई थिंक दैट इज इफ यू आर विद वेरी क्रेडेंशियल नेम्स लाइक गोदरेज, PEL, DLF, तो आप यू आर इन वेरी गुड हैंड्स. और फिफ्थली आप देख ही रहे हो कि दिल्ली एयरपोर्ट इज डूइंग 4 टाइम्स मोर बिजनेस इन दुबई. तो यू कैनॉट इग्नोर दीज स्मॉल थिंग्स, बट बैंक्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड कैपिटल गुड्स विल डू एक्सट्रीमली वेल. जी, ये जो LIC का IPO है, इसको आपने स्टडी किया है क्या? RHP कल फाइल हुआ, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? नहीं, इतनी जल्दी नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है कि सॉवरेन फंड्स आर ओपनिंग देयर चेक बुक्स एंड वेटिंग टू अप्लाई. तो दिस इज गोइंग टू बी अ मैमथ इवेंट, और उस कारण से आपने देखा है सम ऑफ द कैपिटल रेजिंग इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस. सो आई थिंक इट विल पुट इंडियाज प्लेस इन द ग्लोबल पीयर्स एज फार एज LIC गोज. एंड आई वुड ऑल्सो से कि सम ऑफ द प्राइवेट इंश्योरर्स आर नाउ गिविंग अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट. संजीव, हमेशा आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है. बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए. संजीव हसीन मार्केट का जायजा बता रहे थे और आपको कैसे इसको इस करेक्शन से फायदा उठाना चाहिए. LIC पर भी बोले वो कि बिग सॉवरेन वेल्थ फंड्स इस समय LIC के IPO की तैयारी कर रहे हैं अपनी चेकबुक्स लिखने के लिए. इनफैक्ट हमने और भी दिगंत हरिया से ये बात की, वो भी फाइनेंशियल स्पेस को बहुत क्लोजली देखते हैं LIC के IPO के बारे में, और आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. Embedded value of LIC has gone up 10 times in last 6 months. Okay, so just to give you the sense that embedded value has gone up from 49,000 crores to almost 5,38,000 crores. Now, such a sharp rise in embedded value, it's very difficult to say how this value went up so much, except for the fact that there is an IPO that the government has to do. Second thing, see, what we have to understand is insurance is a very long life product. So if I am selling a policy today, there are two questions which I need to answer. That am I pricing my product correct? What if the person is going to live much longer than what I have assumed? And second is, what are going to be the interest rates? Because in India, I am promising an insurance buyer some kind of protection for his life and some kind of investment returns both. And LIC is just, 99% of LIC's products are in this category, right? There is no linkage to the stock market. There is no ULIP-like product. So I just think that, if you take last 3 years, LIC has hardly reported any profit. So the profit of LIC would be what, 2,500 crores. It's even less than SBI Life, which is say 1/8, which is. चलिए ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन सुन रहे थे दिगंत हरिया से. और अब हम संजीव जी से जब बात कर रहे थे तो वो भी ये कह रहे थे कि मोस्ट लाइकली जो सेलिंग थी वो अब यहाँ रिवर्स होती हुई शायद जल्दी दिखनी चाहिए, और मार्च तक तो उन्होंने एक लेवल भी बताया जो वो इंडेक्स पर देखते हैं. एक बार देख लेते हैं कि कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर एक अच्छी खासी डेंट आज ही नहीं पिछले कई दिनों से देख रहे हैं हम. राजेश, इनफैक्ट श्रीकांत आप बताएं, अगर फिनटेक स्टॉक्स की बात करें, आप जोमैटो, पेटीएम, कार ट्रेड, इन सारे स्टॉक्स में लिस्टिंग से देखें तो लगभग 50% तक का डेंट है. अब 50 से 55% तक की डिस्काउंट अपने लिस्टिंग प्राइस से मिल रहे हैं. क्या सही समय आ गया है इनको खरीदने का, या अभी भी आपको लगता है यहाँ कॉशियस रहना चाहिए?
श्रीकांत एक बार अपने आप श्रीकांत आपको अनम्यूट करना होगा। सॉरी। यस, नाउ वी कैन हियर यू। देखिए तो अगर इन सब फिनटेक कंपनीज की अगर बात करते हैं तो टेक्निकली तो इन सभी स्टॉक्स ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ा है और ये कंसिस्टेंटली ऑन अ डे टू डे बेसिस गिरते जा रहे हैं। और टेक्निकली ये फॉर्मेशन हमेशा एक वीक फॉर्मेशन होता है क्योंकि लोअर लोज बनाना इज नॉट अ राइट साइन। बट अगर आप फंडामेंटली अगर बात करें तो हमें लगता है कि काफी सारा जो एक लिक्विडिटी का जो एक सपोर्ट मिल रहा था इन सभी स्टॉक्स को, वहां पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आया है और इसी वजह से इन सभी स्टॉक्स में जो भी मुनाफा है वो वसूली हो रही है या तो जहां पे भी लॉस बुक करना है वो लॉस बुक करते जाते हैं। और जहां तक कि इन सभी में अगर फॉलिंग नाइफ जैसा अगर फॉर्मेशन बना है तो हमें लगता है कि इन सभी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे इन सब स्टॉक्स को कहीं एक लेवल पे आने के बाद कोई सपोर्ट लेने के बाद या कोई रिवर्सल फॉर्मेशन इनके रिवर्सल फॉर्मेशन बनाने के बाद ही इनमें कोई हम पोजीशंस बना सकते हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि बिल्कुल इन सभी स्टॉक से एक बार आप दूर रहिए और मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आने दीजिए, इन फिनटेक कंपनीज में स्टेबिलिटी आने दीजिए, उसके बाद इन सब में आप या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा समय रुकने की सलाह रहेगी यहाँ पर श्रीकांत की। एक बार एक और इंपॉर्टेंट न्यूज को रिविजिट कर लेते हैं क्योंकि हमने ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर भी थी कि टेक्सटाइल स्पेस को लेकर पीएलआई स्कीम में कई सारी कंपनियों ने अर्जी दी है, लेकिन अब उस जो अर्जी देने की जो तारीख थी उसे बढ़ा दिया गया। ये पूरी डिटेल्स समीर के पास है, उनसे एक बार समझ लेते हैं। समीर, अब क्या होंगे फ्रेश डेट्स? जी बिल्कुल, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर। पीएलआई योजना के अंतर्गत आवेदकों से आवेदन मंगाने की अंतिम तारीख को सरकार बढ़ा सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आवेदन करने की अंतिम तारीख को 14 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है और 28 फरवरी ये नई तारीख होगी जब आवेदक पीएलआई योजना के अंतर्गत अपना आवेदन टेक्सटाइल मंत्रालय को सौंप सकते हैं। दरअसल टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े हुए HSN कोड के मसले पर अभी भी कुछ दिक्कतें हैं जिसको सरकार सुलझाना चाहती है। टेक्सटाइल मंत्रालय HSN कोड फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल के इश्यूज को अभी भी रिजॉल्व करना चाहती है, उसको सुलझाना चाहती है। यही वजह है कि यह डेट एक्सटेंशन किया जा सकता है और ऐसा करने का सीधा मतलब यह है कि आवेदकों को 14 दिन का अतिरिक्त समय मिल सकता है कि वो पीएलआई योजना जो कि इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई योजना का ऐलान किया था। ये एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है जिसका बजटरी आउटले 10,683 करोड़ रुपए है, जिसके जरिए सरकार मैन मेड फाइबर, मैन मेड अपैरल्स या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल को देश में बढ़ावा देना चाहती है। और इसी के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2022 से तमाम आवेदकों से आवेदन मंगाने की शुरुआत करी थी। तब इसकी जो अंतिम तारीख थी आवेदन करने की वो 31 जनवरी 2022 थी, लेकिन तब इसको पहला एक्सटेंशन दिया गया और 14 फरवरी 2022 नया डेट अनाउंस किया गया जब आवेदक अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी स्थिति यह है कि टेक्निकल टेक्सटाइल के HSN कोड के मसले को सुलझाने को लेकर के सरकार इसमें एक और एक्सटेंशन दे सकती है और 28 फरवरी वो नई तारीख होगी जब तमाम आवेदक पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिन के लिए लगभग मिल गया है टेक्सटाइल कंपनीज को। एक बार फिर से मार्केट्स का रुख करते हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज बाजार में अच्छा खासा फॉल है और आपको कुछ सिर्फ सिलेक्टिव स्टॉक्स जहां पर एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो, टीसीएस का बायबैक, आपको एफएनओ स्पेस की अगर हम बात करें, टीसीएस का बायबैक, ओएनजीसी बिकॉज ऑफ पोस्ट द रिजल्ट्स एंड ब्रेंट की चाल, इन सब स्टॉक्स में आपको मोमेंटम दिख रहा है। कुछ गैस प्राइसेस के रिलेटेड स्टॉक्स वहां आपको मोमेंटम दिख रहा है। उसके अलावा आप अगर पूरे एफएनओ स्पेस की बात करें, फ्यूचर्स की बात करें, तो वहां पर आपको सिर्फ 5 एडवांसेस होंगे जिसके आगे गिरने वाले लगभग 185 स्टॉक्स होंगे। तो इस तरह का रेशो इस वक्त आपको बाजार में दिखाई दे रहा है। वेरी क्विकली, क्योंकि हम क्लोज होने से अब सिर्फ 10 मिनट दूर हैं राजेश, ऐसे में क्या होगा? क्या शॉर्ट आपने जो सेल कॉल्स दी हैं आप उन्हें कैरी करना चाहेंगे? आपको लगता है कि कल भी बाजार में गिरावट होगी? तो बिल्कुल देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से मार्केट क्लोज के नजदीक तक हम पहुंच चुके हैं और वो सेलिंग प्रेशर कहीं भी थमते हुए नहीं दिख रहा है और जिस तरीके से सारे सेक्टर में सप्लाई बना हुआ है, तो हमें लगता है कि ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है कल भी। एज सच अभी जिस तरीके से इंडिया विक्स भी एक हायर साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लग रहा है मार्केट में अब फियर फैक्टर और भी माउंट होते हुए दिख रहा है और जिसका रिजल्ट हमें कल और सप्लाई में आते हुए दिखेगा। अब इंडिया विक्स 23 के लेवल पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो ये दिखाता है कि अब यहाँ से हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी एज वेल एज
फर्दर मोर एक्सटेंशन ऑफ दिस फॉल होते हुए दिख सकता है कल भी। जैसा हम बता रहे थे 16,750 के आसपास तक हमें लगता है कि ये सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अगर वहां पे मार्केट नहीं थमता है तो फिर ये कट और भी बड़ा हो सकता है, 16,500 की तरफ भी यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख सकता है। काफी पुट में अनवाइंडिंग, पुट राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है ये कल भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जो स्टॉक्स पे हमने शॉर्ट की एडवाइस दी थी हम वो कैरी करेंगे और फर्दर हमें लगता है कि यहाँ पे और भी शॉर्ट यहाँ से कैरी किए जा सकते हैं कल के सेशन के लिए। जिन स्टॉक्स में यहाँ पे वीकनेस बनते हुए दिख रही है, एक स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो स्टॉक को भी यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। 1155 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसे एसटीबीटी ट्रेड लेके जाया जा सकता है। लोअर साइड में 1120 1110 तक की डाउन साइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 1190 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एसटीबीटी कॉल दे रहे हैं राजेश श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे। और इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 15 मिनट में आपको थोड़ी सी बाइंग दिखी है, नीचे के लेवल से खरीदारी है। उसमें एक कोल इंडिया का स्टॉक भी है क्योंकि वहां पर रिजल्ट्स का ट्रिगर है। आपको पावर स्पेस से कुछ एनटीपीसी जैसे काउंटर्स दिखाई देते हैं और आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, या फिर कहना चाहिए बाइंग आपको दिख रही है फार्मा और कुछ सिलेक्टेड बैंक्स में। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स तो नए नहीं बन रहे हैं शॉर्ट साइड पे, लेकिन एचडीएफसी बैंक में कुछ लोअर लेवल्स पे बाइंग जरूर दिख रही है? राजेश, क्या ये बाइंग ऑन डिप्स है? नहीं प्रियंका जी, अभी थोड़ा जल्दी होगा बैंकिंग स्पेस में बाय करना क्योंकि काफी बड़ा स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आज पूरी बैंक निफ्टी में देखने को मिला और सारी बैंकिंग में आज सप्लाई बना है। हमें लगता है थोड़ा और वेट करना चाहिए कल के सेशन का, वहां पे हमें थोड़ा सा वेट करके इसे बाय करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक देखे तो थोड़ा स्टेबल है कंपेयर टू अदर बैंक। सेलिंग प्रेशर जो है वो एक नैरो रेंज में ही एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहा है। तो लोअर साइड पे सपोर्ट जरूर है इसके इंपॉर्टेंट, जो कि है करीब 1450 1460 के, जो कि यहाँ से करीब 1-1.5% ही लोअर साइड पे है। अगर वो लेवल को कल ओपनिंग के बाद ये डिफेंड कर लेता है तो वहां से एक जरूर पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। जैसा कि आपने जिक्र किया फार्मा स्पेस में सिप्ला का सेटअप भी एक अट्रैक्टिव लग रहा है। वो स्टॉक में आज थ्रू आउट द सेशन हम देखें लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखी और काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। और जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है हमें लगता है जैसे ही मार्केट थोड़ी भी रिकवरी दिखाएगा तो सिप्ला एक स्टॉक है जहां पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। और अपसाइड में हमें लगता है 990 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं सिप्ला में। 940 के स्टॉप लॉस से इसे बाय किया जा सकता है। श्रीकांत, आपको क्या पसंद आएगा? आप कोई एसटीबीटी कॉल यहाँ लेना चाहेंगे या बीटीएसटी? देखिए, वैसे मार्केट में अगर वीकनेस है तो उसे अगर कंटिन्यू बेसिस पे अगर लेना है तो हमें लगता है कि आरबीएल बैंक ये एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है। इसमें वैसे भी लगातार बिकवाली बनी है और इसमें जो एक कंसोलिडेशन बन रहा था, बेरिश कंसोलिडेशन, उसी का एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो 135 में आरबीएल बैंक को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 138 रुपए का और यहाँ पे टारगेट हमें लगता है कि 127 से लेकर 126 के दिखा सकता है। साथ ही साथ अगर इस मार्केट में अगर किसी स्टॉक में अगर एक लॉन्ग की पोजीशन अगर बनानी है तो रिलायंस के साथ साथ मुझे लगता है कि बिल्कुल हम कुछ फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं और वहां पे हमें लगता है कि सन फार्मा पे एक फोकस करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक हमेशा ही तेजी में पार्टिसिपेट करता है। 865 के करीब आ चुका है। 850-55 के रेंज में अगर आता है, ये कंडीशनल बाय है, अगर ये इस लेवल के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसे कॉन्ट्रा बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। बाजार में गिरावट बिल्कुल भी थम नहीं रही। इनफैक्ट लास्ट के 15 मिनट में लग रहा था कि शॉर्ट्स कुछ कवर होंगे, लेकिन आपको गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप 550 अंकों की गिरावट निफ्टी पे 3% से ज्यादा का डेंट दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी भी आपको लगभग 4.25% के डेंट के साथ आज दिखाई दे रहा है। तो एक हेवी सेल ऑफ के साथ हम क्लोज होते हुए भी, यानी हम गैप डाउन बड़े गैप के साथ खुले, दिन भर हमने उस गैप को उस गिरावट को सस्टेन करा। इनफैक्ट गिरावट बढ़ी ही और अब लास्ट के 15 मिनट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेशर और माउंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब 16,800 यहां इस लेवल पर अगर बाजार रुकता है तो क्या बड़ा सपोर्ट होगा यहां पर? राजेश, देखिए प्रियंका जी, जैसे कि इंडिया विक्स को हम बता रहे थे काफी 25% के आसपास आज इंडिया विक्स में जंप देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि ये कल का दिन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा रिव्यू करना होगा 16,750 16,700 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई बनते हुए दिख रहा है
हमें लगता है थोड़ा सा टफ है ये लेवल को होल्ड करना। तो एक हेज के लिए ट्रेड किया जा सकता है, 16,700 का पुट बाय किया जा सकता है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, इस डाउनसाइड को प्ले करने के लिए। 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंट वीक की एक्सपायरी का। हमें लगता है ये पुट को बाय करके लेके जाया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 110 का, और डिप में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16,750 16,700 की तरफ मार्केट आते हुए दिखेगा। तो इस पुट के टारगेट आना चाहिए करीब 170 से 180 तक के, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, आप मिड कैप स्पेस में भी देखें तो आपको अदानी पावर लगभग 10% अदानी पावर आपको एक अच्छी खासी डेंट यहाँ दिख रही है। इनफैक्ट इस वक्त आप जिन स्टॉक्स में अच्छे रिजल्ट्स का ट्रिगर था सिर्फ वहीं पर आपको कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे फोर्टिस हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, और इसके अलावा आप पूरा मिड कैप स्पेस भी देखें तो मिड कैप और स्मॉल स्पेस पे भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको कमिंस इंडिया कैपिटल गुड स्पेस से आपको थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर और यहाँ बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। लास्ट के पिछले कुछ 15 मिनट में इनफैक्ट आप देखेंगे तो कमिंस इंडिया में बाइंग हुई भी है। राजेश, क्या ये एक रिवर्सल के या रीबाउंस या फिर बाइंग ऑन डिप्स के साइन दे रहा है? हाँ जी हाँ, देखिए तो कमिंस इंडिया में जरूर एक अच्छा पैटर्न बना हुआ, जिस तरीके से स्टॉक में थ्रू आउट द सेशन आज बाय बनते हुए दिखा है, और स्टॉक का ओवरऑल सेटअप भी देखें तो एक रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मार्केट में जैसी रिकवरी के साइन बनेंगे तो बिल्कुल ये स्टॉक में 990,000 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, 930 के आसपास स्टॉप लॉस रख के कमिंस इंडिया को बाय किया जा सकता है। तो यहाँ एक बाइंग का ट्रेड बहुत ही मुश्किल से आज ढूंढना पड़ा, लेकिन एक राजेश ने इनिशिएट किया है कमिंस इंडिया पे और चार्ट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल चार्ट्स। चलिए, आज बाजार में दिन भर किस तरह की हमने ओपनिंग देखी, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स ने परफॉर्म किया और कितना प्रेशर किस सेक्टर ने या किस स्टॉक ने माउंट किया पूरे मार्केट्स पर, हम क्लोजिंग के वक्त किस तरह की क्लोजिंग कहाँ लगार्ड्स आपको सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, ये सारी डिटेल्स डिम्पी के पास चलते हैं इसके लिए। शुक्रिया प्रियंका। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ से देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि आज बाजार के अंदर किस तरह की गिरावट आती दिखी है। वो है एडवांस डिक्लाइन। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे करीब 165 शेयर ऐसे थे कुल मिला के जो अपने प्रीवियस डे से थोड़ा हरे निशान में जाके बंद हो रहे हैं। अदरवाइज 1800 शेयर ऐसे थे जिन्होंने जो पिछली बार की क्लोजिंग दी थी वो वीक क्लोजिंग मानी जाती थी फ्राइडे को, उसके बाद और ये शेयर टूटे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए आज बाजार में चारों तरफ बिकवाली थी। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जहाँ पे निफ्टी के अंदर आपको जो गिरावट आई है वो बहुत सीवियर थी, 550 अंकों की गिरावट। और एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि 16,800 जो पहले का लो है उसी लो पे हम क्लोज करके गए हैं, और ये इंट्राडे लो है। ये आज का गैप के बाद कोई फिलअप वाला लो नहीं है। इस पार्ट ऑफ जिसकी टीसीएस ने बहुत हेल्प की आज इस इंडेक्स को। अगर आज टीसीएस को हटा देते तो ये शेयर इससे इंडेक्स इससे ज़्यादा नीचे होता। खैर, आप जो टीसीएस देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे देखिए, और इसके अंदर आपको दिखेगा आज एक लौता ऐसा शेयर है निफ्टी का जो कि हरे निशान में बंद हुआ है। वजह साफ है, 23 फरवरी इसके रिकॉर्ड डेट आ गई है, 4500 का भाव इसका मिला है जो कि बायबैक का होगा। अगला आपको मैं इंडिया विक्स और दिखाता हूँ। आप इंडिया विक्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 23 का इंडिया विक्स हो चुका है, यानी कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी अपने चरम पर है। आज 25% वॉलिटिलिटी इंडेक्स जिसको हम इंडिया विक्स कहते हैं ये बड़ा है। अब ये 23.5 पे आ गया। अब आप कोई भी गुड न्यूज़ देखेंगे तो मार्केट का रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा। अगर कोई और नेगेटिव आई तो ये विक्स आपको जीने नहीं देगा। ये आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है, तो किसी वॉलिटिलिटी के अंदर आपकी चर्निंग होगी और शेकिंग होगी, और शेकिंग के अंदर बाजार कमजोर वीक हैंड्स को बाहर कर देगा। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं जो गेनर्स को मैंने आपको बता दिया। आज का सिर्फ टीसीएस ही था। लूजर्स पे आते हैं। आज सबसे ज़्यादा निराशा जो शेयर्स को देख के हो रही है वो एचडीएफसी ग्रुप से है। एचडीएफसी लाइफ दोनों ही शेयर करीब 5% की गिरावट के साथ आज बंद हो रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है कि पूरे ग्रुप के अंदर जितने भी उनकी लिस्टेड कंपनीज हैं उन ज़्यादा के अंदर हमको शेयर चलते हुए दिखे, बल्कि वीक हैंड्स में ही हैं। ऑटोस की बात बोलते हैं। ऑटो के मैं 2 शेयर आपके स्क्रीन पर लेके आऊँगा जिनको ज़्यादातर एनालिस्ट अच्छा शेयर मानते हैं गिरावट पर खरीदे। वो था टाटा मोटर्स। आज इसका फॉल 5% का था। दूसरा शेयर था मारुति जो कि 10,000 की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा क्रैक लगा कि 9,000 से खिसक कर अब सीधा 8350 हो गया। आज में 400 रुपये से गुम हो गए। 4% ये शेयर नीचे चला गया। इसके अलावा अगर आप बैंक्स की कैटेगरी में आएंगे तो 3 बड़े बैंक जो बाजार को बैंक निफ्टी को अच्छे से संभालते हुए आईसीआईसीआई बैंक 5% नीचे, इंडसइंड बैंक और तीसरा होगा यहाँ पे एसबीआई। तीनों ही बैंक ने आज बैंक निफ्टी को धकेल दिया नीचे की तरफ, और वो भी अपने इंट्राडे लो पे जाके बंद हुए हैं। इन तीनों बैंकों की जो गिरावट है वो करीब 5% की हमको बनती हुई दिखी है। सीमेंट पैक्ट से हमने निकाले कुछ
शेयर के सीमेंट के कोर इकोनॉमी के डाटा के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट दिखी, ऐसा कहीं नहीं था। श्री सीमेंट, ग्रासिम दोनों के अंदर गिरावट करीब 4% की आती हुई दिखी है। और ये हैवी वेट शेयर्स हैं, ये ऐसे शेयर्स नहीं है, ये म्यूचुअल फंड्स में पास पड़े हुए हैं। आप इससे सोच के देखिए इन शेयरों की जो गिरावट है उसका जो स्पाइरल इफेक्ट है वो आपकी एनएवी पे भी आएगा, जो म्यूचुअल फंड्स को होल्ड अभी कर रहे हैं फिलहाल उन पे भी गिरावट आएगी। लेकिन एसआईपी एक बेहतर मोड होता है जब इस तरह की गिरावट आती है। आगे बढ़ते हैं, मेट्रोपोलिस इनके मार्जिन्स बेहद खराब आए थे। शेयर को लेकर हमने एक डीप रिसर्च भी आपके सामने रखी है, शरद ने आपको बताया था 15% ये शेयर नीचे जाके बंद हुआ आज में, और पूरे महीने भर का कैप अगर निकालेंगे तो ये शेयर करीब 40% से ज़्यादा टूट चुका है। अब 2053 का आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। LIC हाउसिंग, इंटरग्लोब एविएशन दो ऐसे शेयर्स हैं जिन पे आज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ न्यूज़ फैक्टर था। आज DRHP दाखिल किया था LIC ने। LIC हाउसिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाम का फर्क आ जाता है। लेकिन LIC हाउसिंग डेज लो पे था। इंटरग्लोब एविएशन, कच्चे तेल के जो दाम बढ़े हैं चिंता की बात है। आज शेयर ने पहले 2 दिन तक तो अपने आप को किसी तरह से होल्ड करके रखा, लेकिन आज एक ही दिन में 7% इसने गिरावट दिखाई, जो इस शेयर को 2100 के नीचे क्लोज करवाने में कामयाब हो रही है। आज मीडिया के स्टॉक्स काफी हद तक चलते हुए दिख रहे थे, शुरुआत में भी और लास्ट में क्लोजिंग होते होते। अगर आप NDTV का शेयर देखेंगे आज वो ठीक ठाक क्लोजिंग करके गया है। इसके अलावा अगर आप और शेयर देख रहे हैं जिन्होंने अपना 52 वीक लो टेस्ट किया है, जो आज साल के निचले स्तरों पर पहुंचे, उसमें 2-4 नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि बेहतर कंपनीज भी आज लो पे बंद हुई हैं। वो है सीएट, अमर राजा बैटरी और बजाज कंज्यूमर्स। ये अपने साल के निचले स्तरों पर यानी कि 52 वीक लो पे जाके क्लोज हुई हैं। तो ये बाजार का आज का हाल था, और 1700 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट के साथ आज सेंसेक्स की क्लोजिंग, 550 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी 4% यानी कि 1600 पॉइंट की गिरावट के साथ आज का दिन ब्लैक मंडे के तौर पर आज आपको होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।